Hello everyone, my name is Pooja Meena. Today our topic is physical examination of semen. सीमेन के फिजिकल एग्जामिनेशन की आज अपन बात करेंगे कि जो सीमेन सैंपल जब आता है तो बेसिकली फिजिकली वो कैसा नज़र आता है। वहाँ पर जब कंटेनर में सैंपल आता है तो उसको कैसा देखा जाता है। तो कुछ पैरामीटर्स के यहाँ पर बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वॉल्यूम होगा, सेकंड विजुअल अपीयरेंस होगी, थर्ड पीएच होगा एंड लास्ट फोर्थ अपने पास में विस्कोसिटी होगी। ये 4 पैरामीटर्स की अपन यहाँ पे बात करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन की। देखो फर्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन की अपन बात करें वॉल्यूम की। तो जो वॉल्यूम होता है नॉर्मली जब इजैकुलेट होता है वो 2 से 5 ml वॉल्यूम इजैकुलेट होता है, ठीक है। अब कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस होती है जिनमें क्या होता है, या तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, या फिर कुछ वॉल्यूम्स में क्या होता है स्पर्मेटोजोआ एब्सेंट होता है। तो फर्स्ट डिजीज़ जो होती है जनरली ऐसा जो देखने को मिलता है वो डिजीज़ केसेस में देखने को मिलता है अपन को। फर्स्ट जो होता है अपने पास में एजोस्पर्मिया होता है, जिसमें क्या होता है एब्सेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन द सीमेन। यानी सीमेन जो सैंपल होता है, सीमेन के अंदर क्या होता है स्पर्मेटोजोआ की एब्सेंस होती है, ठीक है। लाइक वहाँ पे स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट नहीं होता है। सेकंड होता है अपने पास में ओलिगोस्पर्मिया, जिसमें क्या होता है लेस देन 20 मिलियन स्पर्मेटोजोआ पर ml, यानी 20 मिलियन स्पर्मेटोजोआ से क्या होंगी उसकी वॉल्यूम कम होगी, ठीक है। एंड ओलिगोस्पर्मिया में क्या होगी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, जो कि 250 मिलियन स्पर्मेटोजोआ पर ml हो जाती है। ये इनसे रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारे डिजीज़ के बारे में मेरे फर्स्ट लेक्चर में बताया था जब मैंने अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करा था। वहाँ पे सभी डिजीज़ के बारे में देखा था। ये तो कॉमन डिजीज़ थी जो देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे विजुअल अपीयरेंस की। ये जब सीमन सैंपल आता है तो वो विजुअली कैसा अपीयर होता है, यानी कैसा दिखता है वहाँ पे। तो देखो जनरली जो नॉर्मल सीमन सैंपल की बात करेंगे तो नॉर्मल जो सीमन सैंपल होता है विस्कस होता है, साथ में उसका जो कलर होता है वो ओपेक ग्रीन कलर ओपेक ग्रे कलर होता है, ओपेक ग्रे वाइट कलर होता है अपीयरेंस के अंदर। एंड इफ़ बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो सीमन सैंपल है वो इजैकुलेट नहीं हुआ हो तो उसका जो कलर है स्लाइटली कैसा हो जाता है, वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये बेसिक जो है इन्फॉर्मेशन होती है फिजिकल एग्जामिनेशन की। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो अपना पीएच और विस्कोसिटी में क्या क्या देखने को मिलता है। पीएच की बात करें तो जो नॉर्मल पीएच होता है, ठीक है, वो होता है 7.2 से 8 पीएच। बेसिकली पीएच देखने को मिलता है सीमन सैंपल का, जो कि कैसा होता है एल्कलाइन नेचर का होता है। एल्कलाइन लाइक 7 से अबव पीएच है तो एल्कलाइन नेचर का होता है। ये जो पीएच होता है वो जनरली एक मतलब 1 आवर तक जनरली ये पीएच मेंटेन रहता है। आफ्टर 1 आवर के बाद में ये जो पीएच होता है वो वेरिएशन शो करने लग जाता है। ये तो नॉर्मल होता है। अब अपन डिजीज़ की यहाँ पे बात करें तो या फिर डिजीज़ या फिर उससे रिलेटेड जो भी इश्यू से कि पीएच में इंक्रीजमेंट बहुत ज़्यादा है, डिक्रीजमेंट कैसे हुआ है तो उसके बारे में देखते हैं। अगर पीएच जो है वो 7 से बहुत ज़्यादा बिलो चला जाता है, लाइक उसमें क्या होता है एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स, यानी स्पर्म्स की एब्सेंस जाती है। तो जनरली कहाँ से होता है, मतलब जनरली कैसे होता है, वो होता है कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, यानी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है कहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट्स में, या फिर कंप्लीटली क्या होती है वहाँ पे वॉस डेफरेंस एब्सेंट होती है, ठीक है। या तो इजैकुलेटरी डक्ट्स होती है जिनमें क्या होता है कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा तो पीएच की वैल्यू कम हो जाती है, साथ में जो वॉल्यूम है, ठीक है, पूरे सीमेन की जो वॉल्यूम होती है वो भी कम हो जाती है, ठीक है। वॉस डेफरेंस में सीमेन की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ही कम हो जाती है। तो उसी से एसोसिएट होता है अपना पीएच की लो पीएच एक दूसरे से एसोसिएट होता है कि वॉल्यूम कम हो जाती है और उसका पीएच भी उससे कम हो जाता है। वॉल्यूम कम होगी तो जनरल सी बात है पीएच भी थोड़ा कम बिलो हो ही जाता है उससे। एंड नेक्स्ट होता है अपने पास में विस्कोसिटी, सबसे इंपॉर्टेंट है और ये जनरली इशू लगता है बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो विस्कोसिटी की अपन बात करें तो विस्कोसिटी का मतलब आप लोगों को पता होगा। विस्कोसिटी का मतलब होता है अपने पास में, विस्कोसिटी को अपन शांता के नाम से जनरली बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि किसी भी फ्लूइड का एक कितने फ्लो करने की कैपेसिटी होती है उसको जनरली अपन विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं। देखो अब फर्स्ट क्या होता है जब सीमन सैंपल यहाँ पे आता है, जैसे मैं कंटेनर बना रखा है, फर्स्ट सीमन सैंपल जब आता है वो कैसा होता है थिक होता है, साथ में विस्कस होता है, ठीक है। थिक और विस्कस है तो जनरली उसका टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते अपन, तो उसका लिक्विफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जो नॉर्मली लिक्विफिकेशन होता है वो 30 मिनट से लेके 1 आवर तक लिक्विफिकेशन का ड्यूरेशन होता है, 30 मिनट से 1 आवर तक लिक्विफिकेशन का ड्यूरेशन होता है। इसके अंदर जनरली ऑटोमेटिकली लिक्विफिकेशन हो जाता है। तो क्या होता है कि आफ्टर 30 मिनट्स के बाद में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो कहाँ से आते हैं प्रोस्टेट के थ्रू सैंपल में आते हैं, यानी प्रोस्टेट उनका सिक्रेशन करता है जो कि एक प्रोटोलाइटिक एंजाइम होता है। ये प्रोटोलाइटिक एंजाइम क्या करता है
इस सीमन सैंपल का लिक्विफिकेशन करता है। बोले कि यहाँ पे वो कुछ जो पार्टिकल्स या कुछ भी जो मॉलिक्यूल्स उनको ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सैंपल है वो थोड़ा लिक्विफाइड हो जाता है। लिक्विफाइड मतलब थोड़ा सा उसमें फ्लूइड आ जाता है, ठीक है, बिकॉज इसका नाम ही क्या है, प्रोटोलाइटिक। लाइटिक मतलब तोड़ना, किसी भी चीज़ को तोड़ने का काम करता है ये जो एंजाइम्स होते हैं, जो जनरली 30 मिनट्स के यहाँ तक देखने को मिल जाता है। 30 मिनट से 60 मिनट के अंदर लिक्विफिकेशन का ड्यूरेशन नॉर्मल होता है। इफ़ अगर उससे ज़्यादा लिक्विफिकेशन को टाइम लगता है, 1 आवर से ज़्यादा लिक्विफिकेशन नॉर्मली नहीं हो रहा है, तो अपन कुछ रिएजेंट यूज़ करके उसका लिक्विफिकेशन करते हैं और टेस्ट को परफॉर्म करते हैं एबनॉर्मल कंडीशंस के अंदर। यहाँ पर बात करें एक नॉर्मल कंडीशन की, 30 मिनट्स में लिक्विफिकेशन हो जाएगा। लिक्विफिकेशन इस वाले केस में लिक्विफिकेशन हो चुका है। अब क्या करेंगे, जब लिक्विफाइड हो जाता है सैंपल, तो एक पिपेट लेते हैं अपन, ठीक है। उस पिपेट के थ्रू चेक करते हैं कि जो सैंपल लिक्विफाई हुआ है नहीं हुआ है। इफ़ अगर वो लिक्विफाई हुआ होगा तो जो सैंपल है वो ड्रॉप्स की फॉर्म में नीचे फॉल डाउन होता है। इफ़ अगर वो लिक्विफाई नहीं होता है तो देन वो थ्रेड की फॉर्म में, ऐसे थ्रेड की फॉर्म में वो नीचे कंटेनर में वापस फॉलन डाउन होता है उसका। यानी फर्स्ट फिल करेंगे, फिल द पिपेट विद द सैंपल। सैंपल को क्या करेंगे, पिपेट से फिल करते हैं एंड लीव द सीमेंट सैंपल बैक टू द कंटेनर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। इफ अगर ये फॉर्म ऑफ द ड्रॉप्स के अंदर आता है, दैट मीन जो सैंपल है वो नॉर्मल है और उसका लिक्विफिकेशन अच्छे से हो चुका है। इफ़ अगर वो थ्रेड की फॉर्म में आता है, ठीक है, नहीं लाइक धागे के जैसे बंद सीमेंट सैंपल आ रहा है पूरा तार के जैसे, तो उसका लिक्विफिकेशन अच्छे से नहीं हुआ, उसको दोबारा से लिक्विफिकेशन करा जाता है और उसको चेक करेंगे ताकि उसकी विस्कोसिटी है जो कम हो जाए। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि पूरी टेक्निक क्या होती है। देखो, जब नॉर्मल जो सैंपल है वो आता है वो थिक होता है, विस्कस होता है, ठीक है। विद इन 30 मिनट के अंदर उसका लिक्विफिकेशन करना होता है, जो कि एक प्रोटोलाइटिक एंजाइम की हेल्प से अपन कर देते हैं, जो कि प्रोस्टेट सीक्रेट करता है। नॉर्मल जो सीमेंट सैंपल होता है वो लिक्विफिकेशन के बाद में ड्रॉप बाय ड्रॉप कंटेनर में वापस फॉलन डाउन होता है। अब देखो, अगर विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है देन वो बेसिकली इफेक्ट करती है किसको, स्पर्म मोटेलिटी को वो इफेक्ट करती है। विस्कोसिटी इंक्रीज होगी तो स्पर्म मोटेलिटी को इफेक्ट करेगी वो। लाइक विस्कस का मतलब जो जितने भी स्पर्म्स है वो आपस में अटैच होते जाएंगे, उनकी मोटेलिटी को इफेक्ट करती है। देन उसी की वजह से क्या होता है, तो विस्कोसिटी का मेन जो काम है, अगर वो इंक्रीज होती है स्पर्म मोटेलिटी को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ सीमेंट। देखो, केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर अपन यहाँ पे जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो फ्रक्टोज का टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, जो फ्रक्टोज होता है तो जानते हैं फ्रक्टोज का एक काइंड ऑफ शुगर होती है जो क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। जैसे अपनी बॉडी में ग्लूकोज होती है, वैसे ही जो सीमेंट सैंपल होते हैं वहाँ पे जो शुगर प्रेजेंट होती है वो फ्रक्टोज होती है। फ्रक्टोज क्या करती है, हेल्प करती है स्पर्म को, एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि वो क्या करें, वो ओवा तक पहुँचे और वहाँ पे पहुँचने के बाद में फर्टिलाइजेशन में वो हेल्प करे। तो बेसिकली जो फ्रक्टोज का काम होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम होता है ताकि ताकि जो स्पर्म है ओवा तक रीच करे, रीच करने के बाद में फर्टिलाइजेशन हो चुके हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो जनरल होता है। अब रीज़न क्या होता है कि कई बार क्या होता है, फ्रक्टोज जो है वो सीमेंट सैंपल में प्रेजेंट ही नहीं होता। उसका जो रीज़न होता है बेसिकली, या तो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है जो जनरली कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, प्रॉक्सिमल से लेकर सीमेंट वेसिकल तक कोई ना कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो है जो वॉल्यूम है वो कम हो जाती है, एक अमाउंट के अंदर फ्रक्टोज प्रेजेंट नहीं होता, जो कैपेबल नहीं होता कि जो स्पर्म को एनर्जी कंटिन्यू प्रोवाइड कर सके और वो ओवा तक रीच करके उसको फर्टिलाइज कर सके। दूसरा रीज़न होता है कि वॉस डेफरेंसी वहाँ पे एब्सेंट हो, या फिर सेमिनल वेसिकल भी एब्सेंट हो सकती है। उसके लिए अपन टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसको अपन बेसिकली केमिकल एग्जामिनेशन फ्रक्टोज के नाम से जानते हैं। तो पहले इसका प्रिंसिपल देखते हैं कि क्या होता है इस टेस्ट के अंदर। देखो, पढ़ो उसको। फ्रक्टोज रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड अंडर द हीट, यानी फ्रक्टोज को रिएक्ट करवाया जाता है किसके साथ में, एसिड के साथ में उसको रिएक्ट करवाया जाता है, साथ में उसको हीट करा जाएगा। और जो वहाँ पे रिएजेंट यूज़ करते हैं अपन, रिसोर्सनल रिएजेंट के थ्रू अपन उसको रिएक्ट करवाएंगे। रिएक्ट करने के बाद में एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है जिसकी वेवलेंथ अपने पास में 415 से लेके 492 नैनोमीटर होती है, जहाँ पे उसको अपन मेजर करेंगे। यानी फ्रक्टोज रिएक्ट करेगा किसके साथ में, HCl प्लस रिसोनॉल रिएजेंट का रिएक्ट करता है हीट के प्रेजेंस में और कलर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। इसे टेस्ट को बेसिकली अपन रिसोनॉल रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। इसके कंपोजिशन की बात करें अपन तो 50 मिलीग्राम अपन रिसॉन रिएजेंट लेते हैं, ठीक है। 33 ml अपन कंसनट्रेट HCl लेते हैं एंड 100 ml अपन डिस्टिल वाटर लेते हैं। देखो, टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए अपन जो प्रोसेस है अपने पास में, तो सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में क्या करा जाएगा, टेस्ट ट्यूब में 5 ml रिसोर्सनल रिएजेंट को लिया जाएगा। देन उसके अंदर अपन 0.5 ml सैंपल ऐड करेंगे, ठीक है।
यानी रिएजेंट के अंदर 0.5 ml जो है अपना सैंपल सीमेंट सैंपल उसको ऐड करा जाएगा। ऐड करने के बाद में मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद उसको बॉईल करा जाता है। बॉईल करने के बाद में कलर चेंजेस को ऑब्जर्व करा जाता है, या तो जो है सैंपल का कलर वो रेडिश हो जाता है या फिर रेड रेड टोट की पीपीटी की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है। अब देखो इसका जो रिजल्ट है वो कैसे देखते हैं अपन कि प्रेजेंस ऑफ रेड कलर और रेड पीपीटी इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल, यानी जो गिवन सैंपल अपने पास में आया था उसमें क्या फ्रक्टोज प्रेजेंट था, तभी उसने क्या करा रेड कलर या फिर रेड कलर की पीपीटी प्रोवाइड करवाई है। और इसकी जो रीडिंग अपन ऑब्जर्व करते हैं वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, 450 से लेकर 492 नैनोमीटर पर रीडिंग ऑब्जर्व करते हैं, जो कि स्पेक्ट्रोमीटर में ऑब्जर्व करी जाती है। जो फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है सीमेंट सैंपल के अंदर उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो अपने पास में 150 से लेके 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के अंदर उसकी रेंज होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस का जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं उसमें बेसिकली अपन 4 पैरामीटर्स को काउंट करते हैं। फर्स्ट होता है अपने पास में स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटेलिटी, स्पर्म मॉर्फोलॉजी होता है जिसमें एबनॉर्मल नॉर्मल दोनों को डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट होता है अपने पास में स्पर्म वाइटेलिटी या स्पर्म वायबिलिटी, इसको जनरली बोला जाता है। जो आज का इसका टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा स्पर्म काउंट, कि स्पर्म काउंट कैसे करे जाता है। ठीक है, तो फर्स्टली अपन प्रिंसिपल की बात करें, स्पर्म काउंट इज डन आफ्टर द लिक्विफिकेशन। स्पर्म काउंट जनरली कब करा जाता है, जब लिक्विफिकेशन हो जाता है। लिक्विफिकेशन के बाद में क्या करते हैं, स्पर्म काउंट करते हैं अपन। ठीक है, देन लिक्विफिकेशन के बाद में जैसे स्पर्म काउंट करेंगे तो स्पर्म काउंट करने के लिए जो सैंपल होता है उसको अपन डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करने के बाद में टोटल स्पर्मेटोजोआ को अपन काउंट करते हैं और उसका जो रिजल्ट देते हैं अपन मिलियन पर ml के अंदर उसका रिजल्ट दिया जाता है। तो रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो न्यूबार चैम्बर चाहिए, WBC पिपेट चाहिए, एक माइक्रोस्कोप की नीड होती है। स्पर्म काउंट का अपन प्रोसीजर देखें कि कैसे स्पर्म काउंट करा जाता है। तो जनरली सबसे पहले क्या करा जाता है, जो सीमेन सैंपल होता है उसको डाइल्यूट करा जाता है 1:20 से अपन उसको डाइल्यूट करते हैं, लाइक 1:20 से डाइल्यूट करेंगे। और डाइल्यूट करने के लिए जो अपन जनरली यूज़ करते हैं डाइल्यूटिंग रिएजेंट वो अपना होता है सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्मलिन से अपन क्या करते हैं उसको डाइल्यूट करते हैं, जो अपने पास में क्या अपना डाइल्यूटिंग रिएजेंट होता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि जो अपना न्यूबार चैम्बर होता है, एम्प्टी न्यूबार चैम्बर होता है, ठीक है, उसको अपन प्लेस करते हैं। प्लेस करने के बाद में क्या करेंगे अपन उसको फिल करते हैं, जो अपना डाइल्यूटिंग सैंपल जो अपने बनाए डाइल्यूटिंग सैंपल विद सीमेंट जो बनाए उससे अपन उसको फिल करेंगे न्यूबार चैम्बर को। फिल करने के बाद में उस न्यूबार चैम्बर को अपन क्या करते हैं ह्यूमिड प्लेस में रख देते हैं, ताकि जहाँ पे उसको मॉइस्चराइजर मिल सके और जो सेल्स है वो क्या अगर अच्छे से सेल्स सेटल हो सके। उसको जनरली अपन 10 to 15 मिनट्स के लिए उसको सेटल होने के लिए रख दिया जाता है, ताकि स्पर्मेटोजोआ सेटल हो सके। सेटल होने के बाद में देन उसको अपन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं और 4 कॉर्नर्स के अंदर 4 कॉर्नर्स के अंदर अपन स्पर्म जो होता है उनको काउंट करा जाता है। जैसे ये जो 4 कॉर्नर्स जो आपको नज़र आ रहे हो जहाँ पे W मेंशन है वहाँ पे क्या करा जाता है, स्पर्म काउंट करा जाता है इन 4 कॉर्नर्स के अंदर न्यूबार चैम्बर के अंदर। और काउंट करने का तरीका सेम वही होता है कि कोई भी अगर स्पर्म इन बॉर्डर्स लाइन्स पे प्रेजेंट होता है देन उनको अपन काउंट नहीं करते, जो एग्जैक्टली अंदर ही जो एक स्क्वायर बॉक्स में प्रेजेंट होता है उसको अपन काउंट करते हैं। काउंट करने का तरीका होता है। अपन स्पर्म काउंट का जो कैलकुलेशन की बात करें कि कैलकुलेशन में क्या होता है, तो स्पर्म काउंटेड कैलकुलेशन की बात करें अपन तो स्पर्म काउंटेड कितने स्पर्म काउंट करें। ठीक है, करेक्शन फैक्टर फॉर डाइल्यूशन ने डाइल्यूशन के लिए अपन ने कितना करेक्शन फैक्टर करा है और मल्टीप्लाई करते हैं अपन 1000 से। एंड कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंटेड कि कौन कौन से स्क्वायर में काउंट करते हैं, एंड वॉल्यूम ऑफ दी पर स्क्वायर। तो देखो जो स्पर्म काउंटेड होंगे वो स्पर्म काउंटेड अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, डाइल्यूशन फैक्टर जो तो अपने पास में 20 और 1000 मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर्स मैंने आपको बताया कि 4 कॉर्नर स्क्वायर्स में अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था कि जो 4 कॉर्नर स्क्वायर्स होता है, ठीक है, उन 4 कॉर्नर स्क्वायर्स में अपन काउंट करेंगे और हर एक की जो वॉल्यूम होती है वो अपने से 0.1 होगी। तो फाइनल फॉर्मूला अपने पास में आता है कि स्पर्म काउंटेड कितने स्पर्म्स काउंट करें उसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन 1000 से, सॉरी 50,000 से उसको मल्टीप्लाई करा जाता है और जो स्पर्म काउंट की एक्चुअल वैल्यू होती है उसको अपन रिजल्ट की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करते हैं। अब नॉर्मल रेंज की अपन बात करें तो नॉर्मल स्पर्म काउंट की जो वैल्यू होती है वो होती है अपने पास में 20 मिलियन पर ml से ज़्यादा होनी चाहिए नॉर्मल स्पर्म काउंट की वैल्यू। अगर वो उससे कम है, ठीक है, 20 मिलियन पर ml से कम होती है, दैट मीन वो एसोसिएट होती है किससे, बेसिकली मेल इनफर्टिलिटी से वो एसोसिएट होती है कि जो मेल है वो कैपेबल नहीं होता फीमेल के ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो आप उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें। थैंक यू।